हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पीछे हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डेली अपडेट कर रहे हैं, डेली वाइज अपडेट कर रहे हैं। डेली तो नहीं अपडेट कर रहे हैं, लेकिन तिथिवार उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, डेली बेसिस पे उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 18 अगस्त 2020 का न्यूज डिस्कस करेंगे। 18 अगस्त 2020 के समाचारों का अवलोकन करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें। आप देखते हैं और देखने के बाद शेयर नहीं करते हैं तो आप सही काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो फिर आगे वीडियो बनाने का जो उत्साह है वो कम होते जाता है ना। जैसे आप कोई भी काम इस दुनिया में करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसको एक पहचान मिले, उसको अप्रिसिएशन मिले। तो ये भी एक उसी तरह की डिमांड है आपसे कि आप उसको शेयर करें। बहुत मुद्दा एक गर्म है। आज हम लोग जो अपनी बात डिस्कशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे, या यूँ कह लो कि आज के एपिसोड की जो कवर स्टोरी है वो क्या है, फेसबुक वर्सेस हेट स्पीच। बहुत गर्म है ये मुद्दा इस टाइम पे, और ये सोशियो पॉलिटिकल नेचर, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक नेचर का इश्यू है। इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे डिस्कशन में आया, क्या समस्याएं खड़ी हुई थी, क्या समाधान है हमारे पास, और ये आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जैसे अभी इसी साल 2019 के एसए के पेपर में यूपीएससी ने पूछा कि भारत में लोकतंत्र के लिए असली खतरा भारत का मीडिया है। तो भारत का मीडिया कैसे लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि वो अभी ऐसा लगता है, इट इज़ सीम्स, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिर ये बात पॉलिटिकल हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि भारत का जो मीडिया है, या जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, वो एक बायस्डनेस दिखाई देती है, उसमें एक पक्षीयता दिखाई देती है। तो वो हम मान सकते हैं, या हम इस बात को मानते हैं कि मीडिया एक विशेष तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है, एक विशेष तरह का नैरेटिव डेवलप करने का प्रयास करता है लोगों के मस्तिष्क में। हालांकि नैरेटिव डेवलप करना मीडिया का काम है, लेकिन वो नैरेटिव किस तरह से डेवलप किया जा रहा है ये सोचने और समझने की आवश्यकता होती है। हमें किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, हमें सरकार के विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए या सरकार के मुखपत्र के रूप में कार्य करना चाहिए, ये मीडिया हाउसेज को तय करने की आवश्यकता है, जिससे ये सवाल ना खड़ा हो कि क्या भारत का मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज हमारे सामने ये सवाल है कि क्या लोकतंत्र के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर रहा है हमारा मीडिया। तो अगर हम सरकार के समर्थक हैं तो हो सकता है कि हमको लगे कि नहीं, लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन अगर हम बहुत निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ कुछ ना कुछ समझौता मीडिया कर रहा है। जहां उसको जिससे सवाल पूछने चाहिए वहां वो नहीं पूछ रहा है। कई बार आपको डिबेट को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसमें क्वेश्चंस ऐसे जो डिबेट को संचालित करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कई बार ऐसा लगता है कि डिबेट में जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है जिससे मामला गर्म हो, जिससे उसको टीआरपी मिले, जिससे झड़प हो, जिससे लोग आपस में गुत्थम गुत्थी बहस करें। मतलब कि एक स्वस्थ डिबेट पे नहीं जाने देता हमारा मीडिया। तो क्या हमारा सोशल मीडिया भी ऐसा कर रहा है? क्या हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या वो किसी तरह से हमारी सूचनाओं को चुरा रहा है और किसी तरह से वो उन सूचनाओं की एनालिसिस करके किसी विशिष्ट व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है? क्या वो हेट स्पीचेज को हटाना चाहिए उसको, क्या वो नहीं हटा रहा है? इन सब मुद्दों पर इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि फेसबुक ने ऐसे ही आपको अपने थॉट्स शेयर करने का मौका दिया है, बल्कि आपके थॉट्स शेयरिंग से वो अपना मार्केट तलाशता है। ऐसे ही उसने आपको लाइक, अनलाइक, एंगर और लव, इन सब की जो आपकी फीलिंग है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आप जो एंगर शो करते हैं, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे जो आप
लव शो करते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, आप जो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इन सब इमोजीज या इन सब जो उनके जो ऑप्शंस हैं वो अनायास नहीं बनाए गए हैं और आपको सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं, साथ साथ वो व्यावसायिक उद्देश्य से बनाए गए हैं। आप किसी पोस्ट को अगर आपके पूरे फेसबुक को हम कॉपी कर लें और हम देखें कि आपने कौन कौन से पोस्ट को लाइक किया है, कौन कौन से पोस्ट को डिसलाइक किया है, कहाँ पर आपने किस तरह का कमेंट किया है, आपकी दोस्ती किस लोगों के साथ है, किन लोगों की संख्या आपके फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा है, किन लोगों की संख्या आपके फ्रेंड लिस्ट में कम है, किस तरह से आपने चैट किया है अपने दोस्तों के साथ, अगर ये सारा डेटा हमको मिल जाए तो क्या हम आपके व्यक्तित्व का एक खाका नहीं बना पाएंगे? तो आप कहिएगा कि हाँ बिल्कुल बना पाएंगे। आप हमारे व्यक्तित्व के बारे में समझ जाएंगे, हमारी पसंद नापसंद के बारे में समझ जाएंगे। तो क्या आप श्योर हैं कि आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को नापसंद करते हैं और जो ये सूचनाएं आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, क्या उनका मिसयूज नहीं होता? अगर आप श्योर हैं कि नहीं इसका मिसयूज नहीं होता है और इस इंफॉर्मेशन का कोई बाजारीकरण नहीं किया जाता है तो आप समझ नहीं रहे हैं बात को। इन सारी सूचनाओं का बाजारीकरण होता है, एक एक सूचना आपकी बाजारीकरण का शिकार होती है, उसको बेचा जाता है, उसके आधार पर तरह तरह की एनालिसिस प्रस्तुत की जाती है। ऐसी घटना सबसे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी के कारण से चर्चा में आई। कैम्ब्रिज जैसे आपके पास बहुत सारा आप देखते होंगे कि फेसबुक खोलते हैं तो अपने भविष्य के बारे में जानें, 5 सवालों का जवाब दें, जाने कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो जब आप लिख के आता है कि जाने आपका फ्यूचर कैसा होगा तो आप खट से उसको क्लिक कर देते हैं। जाने कि आप कैसे आदमी हैं, जाने कि आप कब मरेंगे, जाने कि आप कैसे मरेंगे, इस तरह के बहुत सारे आपको लिंक मिलते हैं फेसबुक पे और आप जाके क्या करते हैं, आप उत्सुकता में उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे वो चीज़ें पूछता है, आपका डेटा पूछता है और वो कोई भी रेंडमली एक बात आपको बता देता है कि आपकी मौत जो है प्लेन क्रैश होने से होगी। रेंडमली कुछ भी बता देता है वो, है ना। तो वो जो रेंडमली या आप कहता है कि आप अपना फ़ोटो डालिए और हम आपको बताएंगे कि आप कौन से सेलिब्रिटी से आपका फ़ोटो मैच करता है। तो एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर रहा होता है, एक्चुअल में आपका फ़ोटो चोरी कर रहा होता है, एक्चुअल में वो आपका डेटा चोरी कर रहा होता है और आपका फ़ोटो और डेटा को वो किस तरह से यूज करता है, वो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको यूज करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके बाजारीकरण करने के। तो सबसे पहले बात शुरू होती है कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी से, जिसने फेसबुक से लोगों का डेटा कलेक्ट किया और उसके आधार पे एक डेटा शीट तैयार करा, एक ग्राफ तैयार करा, जिसके माध्यम से आरोप लगा कि कांग्रेस ने इसको चुनावों में परचेज किया और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो भी एनालिसिस प्रस्तुत की उसका कांग्रेस ने अपने चुनाव में लाभ लेने का प्रयास किया। 2016 या 2017 में वो बातें बड़ी चर्चा में आईं। कैम्ब्रिज एनालिटिका को बैन किया गया इंडिया में। ब्राज़ील के चुनाव को उसने इन्फ्लुएंस किया, उसने जो है 2016 के चुनाव में जो है अमेरिका के चुनाव प्रचार को इन्फ्लुएंस किया। तो कैसे लोगों की पसंद और नापसंद का एनालिसिस करके वो वहाँ पे काम करती हैं, ये आपको समझ में आया कि एक्चुअल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर वर्किंग एज ए कारपोरेट, वो कारपोरेट की तरह काम कर रहे हैं। आप कभी मत ये सोचिएगा कि आपको एक सुविधा देने का प्लेटफॉर्म है, वो आपको कोई अनायास सुविधा नहीं देने जा रहा है इस दुनिया में। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। वो ट्रैप है समझ लीजिए कि जहां आपकी सूचनाओं का बाजारीकरण होता है। तो यहाँ ये इस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया, लोगों के इलेक्शन कैंपेनिंग को इन्फ्लुएंस किया, लोगों को बताया कि आप किस तरह की बातें करें तो आपको फ़ायदा होगा। कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी उसका लाभ उठाया। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब अभी एक नया मुद्दा फेसबुक से उठ के आया, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ उसको भी आप समझिए। फेसबुक के कोई एम्प्लॉई हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का एक समाचार पत्र है अमेरिका में, उसको एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा,
बहुत सारी बातें उन्होंने कही होंगी इंटरव्यू में। उसी इंटरव्यू में एक बात और रेफरेंस में आई कि इंडिया में जो हेट स्पीचेज होती हैं वो वहाँ के राजनीतिक संगठन की मंशा को ध्यान में रखते हुए या वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उन हेट स्पीचेज को हटाया नहीं जाता है। जो हमारी पॉलिसी है, जो फेसबुक की पॉलिसी है कि वो हेट स्पीच को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देती। हेट स्पीच से यहाँ मतलब है कि जो किसी की भी भावनाओं को आहत करने का प्रयास करे, कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की भावनाएं आहत हो रही हों उसको हेट स्पीच कहा जाता है। घृणास्पद बात कहने की बात जो होती है उसको फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देता, ऐसा फेसबुक का कहना है। फेसबुक की दक्षिण एशिया की जो डायरेक्टर हैं, जो ये पब्लिक इश्यूज़ की डायरेक्टर हैं आखी दास, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक विशेष राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी को, भाई देखिए राजनीतिक बात है तो फिर पार्टियों के नाम आएंगे, आप हमको माफ़ करिएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए आखी दास उन पोस्ट्स को नहीं हटाती हैं क्योंकि उससे उस पर्टिकुलर राजनीतिक दल को लाभ होता है और उनका कोई इनके साथ कोलैबोरेशन भी है, उनका कोई उनके साथ संबंध भी है, जिसके कारण से वो इस तरह की पोस्ट को नहीं हटाती हैं। ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति द्वारा कही गई, फेसबुक के एम्प्लॉय द्वारा कही गई। उसको कोट करके, उस बात को आधार बना के कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि फेसबुक पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा बना हुआ है, आरएसएस और बीजेपी के नियंत्रण में, आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोलिंग में फेसबुक काम करता है। अब यहाँ से सारा बवाल उठ खड़ा हुआ। तो ये कैसे शुरू हुआ, आपको समझ में आया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर कैसे ये बात आगे आगे बढ़ती गई। अब इस मामले में कुछ बातें हमें और जान लेनी चाहिए। फेसबुक का सबसे बड़ा यूजर इंडिया है, 290 मिलियन लोग 290 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है फेसबुक का और व्हाट्सएप का। आखी दास के ही एक बहुत ही नियर एंड डियर हैं जिनका नाम है रश्मि दास। रश्मि दास जो हैं वो एबीवीपी की अध्यक्ष हैं जेएनयू में। तो एबीवीपी की अध्यक्ष थी जेएनयू में। तो अब ये एबीवीपी किसका संगठन है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। एबीवीपी की अध्यक्ष आखी दास की नियर एंड डियर हैं और एबीवीपी का जो पॉलिटिकल पैटर्न है, पॉलिटिकल थिंकिंग का पैटर्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मैच करता है। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि आखी दास ने फेवर किया भारतीय जनता पार्टी का, ये थोड़ा सा और ज़्यादा समर्थन देता है उनके आरोप को। इसके अलावा व्हाट्सएप के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। शिवनाथ ठुकराल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंच पर बोल चुके हैं, जो कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी हैं। तो शिवनाथ ठुकराल, रश्मि दास और आखी दास का ये जो नेटवर्क आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये काम कर रहा है फेसबुक और आपका व्हाट्सएप। ये जो दोनों ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हेट स्पीचेज को ऐसे सर्कुलेट करने में इनकी हेल्प कर रहे हैं जिन हेट स्पीचेज को हटा दिया जाना चाहिए था अपने प्लेटफॉर्म से। अगर ये उदासीन होकर काम कर रहे होते तो इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव क्या है आखी दास का, ये साबित करने के लिए उनका रश्मि दास का नियर एंड डियर होना और शिवनाथ ठुकराल का चुनावों के प्रचार में जाना, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रही हैं कि हेट स्पीचेज के संदर्भ में जो पक्ष लिया जा रहा है इसके द्वारा, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा, वो इनके आपसी संबंधों के कारण से है। अब इसमें हो क्या सकता है, ये तो बात आपको समझ में आई, सबसे बड़े यूजर हैं और इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं
कि हाँ, हो सकता है कि इनके बीच कोई इस तरह का संबंध विकसित हुआ हो। अब इसको कर कैसे सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? तो इस संदर्भ में आप यही कर सकते हैं कि इस मामले की पूरी एक निष्पक्ष जांच करवाएं। अच्छा, इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया वो भी हमें जानना चाहिए, और कांग्रेस ने और क्या आरोप लगाए वो भी हमें जानना चाहिए। कांग्रेस के एक आंकड़ा विभाग जो उनका है, जहाँ से वो डेटा वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनके एक नेता है रोहन गुप्ता। उन्होंने ये आरोप लगाया, और एक और है, उनका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने व्यक्तिगत रूप से आखीदास से मिलकर इस बात की शिकायत करी थी कि ये हेट स्पीचेस को फेसबुक के प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए। हमारे व्यक्तिगत मिलकर शिकायत करने से भी वो नहीं मानी और ये काम नहीं हुआ। उन्होंने लेटर भी लिखा, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी राहुल गांधी ने मार्क जुगरबर्ग को भी एक लेटर लिखा है और उनसे अपील की है कि आप जो है इनको हटाएं वहाँ से, जो भी आपके इस तरह के स्पीचेज हैं, और आप क्या रुख है आपका इस बात पे, आप उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की जैसी की आदत है कि वो मेन बात का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले की मंशा पर सवाल खड़ा कर देते हैं और उसके व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कभी सवाल का जवाब ना देकर वो सवाल पूछने वाले की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि कांग्रेस को ये सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका का पहले ही इस्तेमाल किया है। तो अगर इस सवाल के निष्कर्ष पर जाएं तो भाई आपको हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में ट्रेंड ही यही चल रहा है, नैरेटिव ही यही चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, कांग्रेस को सवाल पूछने का राइट नहीं है। लेकिन भाई, हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका नहीं प्रयोग किया है, आपने नहीं किया होगा, XYZ ने नहीं किया होगा, तो कम से कम उनके फेवर में सरकार को आंसरिंग करना चाहिए कि क्या कारण है कि बेंगलोर के जो विधायक रहे उनकी हेट स्पीच को नहीं हटाया गया, हैदराबाद की हेट स्पीच को क्यों नहीं हटाया गया, उससे बेंगलोर की हेट स्पीच को क्यों नहीं हटाया गया, हैदराबाद की हेट स्पीच को क्यों नहीं हटाया गया, वहाँ से क्यों दंगे खड़े हुए, क्या हैदराबाद की पॉलिटिक्स को बेंगलोर से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या हो रहा है। इन सब बातों पर एक पारदर्शिता लाना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसे कानून का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है जिससे इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समाज में इस तरह की बातों का प्रचार ना कर पाएँ, इस तरह की गतिविधियों का प्रचार ना कर पाएँ, या इस तरह के हम तो सवाल खड़ा करते हैं भारत की मीडिया पे भी। भारत की मीडिया पर, भारत में एक ऐसा कानून है कि मीडिया चैनल पे आप किसी समुदाय का नाम लेकर कोई बात नहीं कर सकते। मीडिया में जब कोई बात कहता है, मीडिया जब भी कोई बात कहता है कि कहीं दंगा हो गया, तो कहता है कि विशिष्ट समुदाय के लोगों द्वारा दंगा किया गया, एक खास समुदाय के लोगों ने दंगा किया, ऐसी बातें प्रयोग की जाती हैं। लेकिन जब पार्टियों के प्रवक्ता चैनल पे जाते हैं तो खुल के हिंदू मुसलमान बोलते हैं, और पार्टी का जो मीडिया चैनल का एंकर है उसको समझ ही में नहीं आता, या तो उसको जानकारी नहीं उस कानून के बारे में, और या तो वो जानबूझकर ऐसा होने देता है। दोनों ही सिचुएशन में, अगर उसको जानकारी नहीं है कानूनों के बारे में, पत्रकारिता से जुड़े हुए कानूनों के बारे में, और वो पत्रकारिता कर रहा है, तो बहुत निंदनीय बात है। उसको जानना चाहिए उन कानूनों के बारे में, और अगर वो उन कानूनों को जानता है और अपने डिबेट में हिंदू मुसलमान करने देता है दंगों के टाइम पे, वो भी ऐसे टाइम पे जब दंगे चल रहे हैं, वैसे टाइम पे जब वो ऐसी बातें करने देता है, तो वो गलत कर रहा होता है। हमें ये बात समझनी होगी, हमें ऐसे कानून निर्मित करने होंगे जिससे देश में इस तरह से हेट स्पीचेस को मौका ना मिले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने का। और अभी मैं जब बात आई है तो मैं और भी कुछ बातें उसमें जोड़ूंगा कि सिर्फ ये मामला हेट स्पीचेज का ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए जिससे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, आल्ट बालाजी, इस तरह के जो मैक्स प्लेयर्स, इस तरह के जो मूवी प्लेटफॉर्म है, जो वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं,
इनके लिए भी कानून होना चाहिए। ये क्या दे रहे हैं यूथ को, किस तरह की सामग्री दे रहे हैं यूथ को, उनके लिए भी कोई एक सेंसर की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिल्मों को तो आप सेंसर करते हैं, फिल्मों को सेंसर क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। और अगर आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, अमेजन प्राइम, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स, ये किस तरह की सामग्री युवाओं को दे रहे हैं, मैक्स प्लेयर, और ये किस तरह की सामग्री युवाओं को दे रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और उसकी जवानी कहाँ निकल रही है? इस तरह की जगहों पर निकल रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को सोचे और उस पर जल्दी से जल्दी कड़ा कानून बनाए, और न सिर्फ हेट स्पीचेस को, बल्कि जो वल्गैरिटी है, जो सेक्सुअलिटी है, जो सेंसुअलिटी है, जो पोर्नोग्राफी है, उस पर भी बहुत कड़े कानून बनाए और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने से रोके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इन चीज़ों को रोकना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। और जो फेसबुक और हेट स्पीच का मुद्दा है, इस पर सरकार को बहुत निष्पक्ष जांच करवाने की आवश्यकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, शायद किया भी गया है, उसके शशि थरूर जो हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अब वो एक निष्पक्ष जांच करके मामला सामने आएगा। जो भी प्रगति होगी इस मामले में आपको अवगत कराता रहूँगा। तो ये बात है। आगे के न्यूज पे चलते हैं हम लोग, और आगे की हमारी जो न्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे अभी डिबेट डिस्कशन चल रहा है, इसको लेके मुझे पूरी संभावना है कि आने वाले पेपर में क्वेश्चन बनेगा, आने वाले मुख्य परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो क्या सोशल मीडिया का भूमिका क्या है, लोगों के जीवन में उसकी क्या भूमिका है, सरकार के प्रोपेगेंडा में उसकी क्या भूमिका होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने मन में तैयार रखिए। ऐसे प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। हमारा दूसरा समाचार क्या है? हमारा दूसरा समाचार है, अभी हाल फिलहाल में डेथ वैली चर्चा में रही है। तो क्या है डेथ वैली की स्थिति, क्यों चर्चा में रही, वो हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। डेथ वैली जो है ये यूएसए में स्थित है। यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया प्रांत में, कैलिफोर्निया प्रोविंस में यूएसए के पास स्थित है। अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले भी यहाँ पे सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अभी हाल फिलहाल में 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सबसे उच्च तापमान की जगह है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है डेथ वैली के बारे में, कहाँ पे है ये पूछा जा चुका है, और दुनिया का सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया ये पूछा गया है। इससे पहले अल अजीजिया एक जगह है लीबिया में, जो कि सहारा डेजर्ट का पार्ट है, वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान था। अल अजीजिया लीबिया में एक जगह है, वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान था, लेकिन पिछले 5-10 सालों से डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। ये सबसे गर्म स्थान क्यों है, इसके बारे में अमेरिकी सरकार का कहना है, अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक हीट डोम क्रिएट होता है, और वही हीट डोम जो है वो इसकी स्थिति को इसको बहुत गर्म कर देता है। हीट डोम क्यों क्रिएट होता है? हीट डोम उसके दोनों ओर, इधर आप देखिएगा, ये अगर यूएसए का क्षेत्र है या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा ओशियन है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन से उठने वाली विंड और पैसिफिक ओशियन से उठने वाली विंड यहाँ पर हीट डोम का निर्माण करती है। इस तरह से एक हीट का डोम बन जाता है, जो कि इस हिस्से के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ऐसा अमेरिका के मौसम विभाग का आधिकारिक रूप से कहना है कि हीट डोम यहाँ के हीट डोम और लानिनो इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर तापमान बहुत बढ़ जाता है। मैं लानिनो पर नहीं जाऊँगा,
क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। आपने एल नीनो ला नीनो का नाम सुना होगा। आप मोटी बात समझिए कि गर्म है तो ला नीनो, ठंडा है तो एल नीनो। तो ये यहाँ पर ऐसा स्थिति का निर्माण होता है जिससे तापमान यहाँ का बहुत अधिक बढ़ जाता है। हीट डोम का कॉन्सेप्ट आने वाले दिनों में ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पर और अधिक रिसर्च करिएगा, या मैं कभी और इस पर डिटेल में चर्चा करूँगा। दूसरी बात जो है वो विक्रम साराभाई महत्वपूर्ण हैं। विक्रम साराभाई क्यों महत्वपूर्ण हैं? विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है 2019 में। 2019 से 2020, 13 अगस्त 2019 से 13 अगस्त 2020 के बीच में उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। 100वां साल था उनके जन्म का, तो उस लिए विक्रम साराभाई के सम्मान में 100वां उनका जन्म दिवस जो है वो इस रूप में मनाया गया। जन्म शताब्दी थी विक्रम साराभाई की। पर यहाँ हम बात कुछ और करना चाह रहे हैं। जन्म शताब्दी वर्ष था इनका, इसलिए महत्वपूर्ण रहे। चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई, आपको याद होगा 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। चंद्रयान 2 बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा भेजा गया था, और आप जानते हैं कि इसके द्वारा 3 चीज़ें भेजी गई थीं। एक क्या था, जिसे आप कहते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करेगा? ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट में घूमेगा। और इसके साथ एक लैंडर भेजा गया था जो कि लैंड करेगा, और एक रोवर भेजा गया था जो कि, रोवर मतलब समझ लीजिए कि रोबोट है, वो टहलेगा, घूमेगा और वहाँ से बहुत सारे फोटोज हमें भेजेगा। इस लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। आपको याद होगा, बहुत सारा फेसबुक आपने भी चलाया होगा, उस दिन बहुत सारा मैसेज आपने सेंटिमेंटल मैसेज भेजे होंगे इसरो को। सबने किया कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हुआ ये था कि अंतिम क्षण में जब वो लैंड करने वाला था, चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे लैंड करने वाला था, वो चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे लैंड करने वाला था, लैंडिंग के टाइम पे ही उसका कांटेक्ट, जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी होती है जहाँ से हम इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, MCF से, उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। अचानक से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया और हम फिर विक्रम से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उसने क्या रिसर्च किया, क्या जानकारी ली, वो लैंड हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। ये जो लैंडर था और ये जो रोवर था, ये रिसर्च करने क्या गया था, बहुत सारे छोटे छोटे चंद्रमा पे धब्बे पाए जाते हैं, उन पर रिसर्च करने के लिए गया था। ये धब्बे किस चीज़ के हैं, क्यों हैं, उन धब्बों पर रिसर्च करने के लिए गया था। और ये धब्बे जो हैं ये संभवतः क्रेटर हैं, ऐसा वो रिसर्च करना चाह रहा था। इस बीच में ऑर्बिटर ने एक रिसर्च किया है। ऑर्बिटर में एक बहुत पावरफुल कैमरा यूज किया गया था, जिसका नाम था, कुछ कैमरे का नाम था टेरेन मैपिंग कैमरा, TMC कहा जाता है उसको, टेरेन मैपिंग कैमरा। तो टेरेन मैपिंग कैमरे से एक बहुत बड़े क्रेटर का फोटो आया था, जो कि जिसका कि डायमीटर जो है वो 8 किलोमीटर है, उसका जो चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है और गहराई 1.7 किलोमीटर है। एक ऐसे क्रेटर का पता लगाया था, ऑर्बिटर ने लगाया था, है ना, क्योंकि लैंडर और रोवर तो अपना काम कर नहीं रहा है। तो ऑर्बिटर ने पता लगाया कि 8 किलोमीटर डायमीटर का, एक 8 किलोमीटर डायमीटर और 1.7 किलोमीटर गहराई का एक रोवर, एक क्रेटर है। क्रेटर आप जानते हैं कैसे बनता है। तो उस क्रेटर का नाम अभी विक्रम साराभाई क्रेटर कर दिया गया है। तो न्यूज ये है कि चंद्रयान 2 द्वारा जो खोजा गया क्रेटर था, उसका नाम क्या कर दिया गया है, दैट इज नेम्ड एज विक्रम साराभाई क्रेटर। क्रेटर क्या होते हैं? क्रेटर वोल्केनिक एरप्शन से बनने वाली एक संरचना है। वोल्केनिक एरप्शन होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, इस तरह से डोम से शेप में, एक शंक्वाकार में, एक कोन शेप में जमा हो जाता है। और जब ज्वालामुखी बंद हो जाता है तो ये हिस्सा जो खुला रह जाता है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। इसमें पानी भर जाता है, उसको क्रेटर लेक कहते हैं। तो इस तरह से क्रेटर बनते हैं। तो संभवतः वहाँ इस तरह के वोल्केनिक एरप्शन हुए रहे होंगे, जिनके कारण से क्रेटर्स बनते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से टकराता है तो उससे भी गड्ढे बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिन्हें आप मेटियोर्स कहते हैं, मेटोराइट्स कहते हैं, तो मेटियोर्स आते हैं, ज़मीन से टकराते हैं, टकराने से गड्ढा हो जाता है। तो आपके ग्रह के अलावा भी बहुत सारा सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और जो सन के अलावा भी बहुत सारे हैं जो अदर स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उनसे वो एक दूसरे से टकरा के भी गड्ढे हो जाते हैं। तो अभी ये पता लगाना बाकी है कि वो किस तरह का है। तो ये चर्चा में रहा। इनोवेशन चैलेंज, अगले न्यूज पे चलते हैं। इनोवेशन चैलेंज फंड अनाउंस किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ये फंड जो है वो 3 मिलियन पाउंड का है। ओके, 3 मिलियन पाउंड का एक फंड अनाउंस किया गया है इंडिया के लिए, जो कि भारत और यूके के आपसी अनुसंधान के लिए होगा। 3 मिलियन पाउंड का, है ना। ये 3 मिलियन पाउंड का फंड जो है ये 2 बातों पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। एक तो दिया गया है कोविड-19 के लिए जो हमारी रिसर्चेज हो रही हैं उनके लिए, और इनके अलावा दूसरा जो मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करना, है ना। क्लाइमेट चेंज इस समय दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, और क्लाइमेट चेंज पर दुनिया में बहुत सारा अनुसंधान चल रहा है। दुनिया की टॉप 5 समस्याओं में से क्लाइमेट चेंज नंबर 1 पे आता है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी समस्याओं की अगर सूची बनाई जाए तो आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए एक फ़ंड दिया गया है जिसका नाम इनोवेशन चैलेंज फंड बनाया गया है। अगले समाचार पे चलते हैं। सौम्या स्वामीनाथन चर्चा में रहीं। सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये WHO की प्रमुख हैं, और WHO की प्रमुख सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये बहुत बड़े एक नाम है MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उनकी पुत्री हैं। WHO की इंडिया की प्रमुख हैं। सौम्या स्वामीनाथन तमिलनाडु की ही हैं, और इनको तमिलनाडु सरकार ने पुरस्कृत किया, जिसके कारण से चर्चा में रहीं। पंडित जसराज, पंडित जसराज का नाम भी आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित जसराज जो हैं इनका निधन हो गया, है ना। तो इन्हें हम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, और हम लोग सच्चे दिल से इन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित थे। न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित थे। अब आप समझिए कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे तो उसके नीचे के दोनों सम्मान उनको मिल चुके होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ये क्रम है भारत में नागरिक सम्मानों का। सबसे पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। इस क्रम से दिया जाना चाहिए, इस क्रम से दिया जाता है। खास बात यह है कि ये हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था, और ये किस घराने से संबंधित थे। आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं संगीत या शास्त्रीय संगीत की, तो उसमें घराने चलते हैं। तो कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये कौन से घराने से संबंधित थे? ये मेवात घराने से, मेवाती घराने से संबंधित थे, या मेवात घराने से संबंधित थे, है ना। मेवाती घराने से संबंधित थे। हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ था, और इनको जो सबसे बड़ा सम्मान मिला है वो ये है कि इनके नाम पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है। जो भी आकाशीय पिंड होते हैं वो ग्रह माना जाए, उनको उपग्रह माना जाए, या उनको क्या नाम दिया जाए, इन सब बातों के लिए जो जिम्मेदार संस्था है दैट इज IAU,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मार्स और जुपिटर के बीच में जो बहुत सारा एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, उनमें से एक एस्टेरॉयड का नाम पंडित जसराज एस्टेरॉयड रखा है। एस्टेरॉयड आप जानते हैं, इनको क्षुद्रग्रह कहा जाता है। दे आर लाइंग बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। एक 547 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, जिसमें डिफरेंट साइज के सेलेस्टियल बॉडीज हैं। उन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहते, इस तरह की एक बाहरी बेल्ट भी है, कुइपर बेल्ट, उसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगा रहे हैं। इसी को हम क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के ही एक क्षुद्रग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। ये इनको दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात है इनकी, वो ये है कि पंडित जसराज सातों महाद्वीपों पर अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। सातों महाद्वीपों पर परफॉर्म कर चुके हैं, है ना। मतलब कि सभी जगहों पर इन्होंने अपने कार्यक्रम किए। इवन कि इन्होंने अंटार्कटिक पर भी किया है, और अंटार्कटिक पे 82 ईयर्स की एज में सी स्पिरिट नामक जहाज पर इन्होंने अपना कार्यक्रम किया। और 2010 में ये नॉर्थ पोल आर्कटिक पे भी अपना प्रोग्राम कर चुके हैं। 2012 में अंटार्कटिक पे, 2010 में आर्कटिक पे। तो दोनों पोल्स पे भी अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, 7 महाद्वीपों पर अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। ये इनके बारे में आपको कुछ जानने वाली बातें थी। 90 वर्ष की आयु में न्यू जर्सी में इनका निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित थे और शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे। हम इनको सच्चे मन से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये हमारी आपसे शिकायत है कि आप उसको शेयर नहीं करते हैं। आप उसको बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप शेयर करेंगे तो उससे उत्साहवर्धन होगा और मैं और ज़्यादा रिसर्च कर पाऊँगा आपके इस काम के लिए, है ना। मैं आपका काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं मानता कि कोई किसी का काम करता है। एवरीबडी इज़ वर्किंग हिज ओन वर्क। पर आपका काम यह है कि अप्रिसिएट करें आप इस कार्य को, है ना। तो आपका अप्रिसिएशन इससे नहीं होगा कि आप देख लें और चुप हो जाएं। आप देख लें, इसको और लोगों में सर्कुलेट करें, जिससे फिर हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले अपने काम को करने के लिए। आगे एक चर्चा में आया औद्योगिक गलियारा, जो कि मैसूर और बीदर के बीच बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, इसको समझना चाहिए। और आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने मैसूर और बीदर के मध्य एक औद्योगिक गलियारा बनाने की घोषणा की है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे कॉरिडोर्स होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि कह दिया कि लखनऊ से दिल्ली एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो इसमें जो भी रेल रूट या जो भी सड़क के रूट डेवलप किए जाएंगे, हाँ, कोई भी रूट डेवलप किया जा सकता है, किसी भी तरह का रूट डेवलप किया जा सकता है। जैसे DMIC को जोड़ा गया है रेल रूट से भी और रोड रूट से भी, तो कोई भी रूट डेवलप किया जा सकता है। उस रूट के चारों ओर दोनों ओर क्या करेंगे कि हम इंडस्ट्रियल हब डेवलप करेंगे। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, लैंड एक्विजिशन करेगी और जो इंडस्ट्री डेवलप करने वाले लोग हैं या जो औद्योगिक घराने हैं, उनको कम कीमत पर ज़मीनें उपलब्ध करवाएगी और इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जो भी इंफ्रा चाहिए वो डेवलप करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेगी इनके चारों। वो क्या करिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है मतलब एक कॉरिडोर है जिसके चारों ओर इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिसके दोनों ओर इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो इंडस्ट्रीज लगेंगी कब, जब आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिएगा, जब आप औद्योगिक ढांचे को विकसित करिएगा। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और ऐसे कई मेजर्स लिए जाते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, निवेश के लायक माहौल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सरकार यहाँ डेवलप करने का प्रयास करती है, तो वो करेगी सरकार। ये न्यूज़ आप ध्यान रखिएगा। मैसूर से बीदर के बीच में कर्नाटक सरकार एक औद्योगिक गलियारा निर्मित कर रही है। दीक्षक नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है शिक्षकों के लिए,
ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाया गया है, ये डेवलप किया जा रहा है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये पोर्टल। और एजुकेशन का जो सिस्टम अभी समझ में आ रहा है वो ऑनलाइन ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहता है कोई भी, ना पढ़ाने वाला ना पढ़ने वाला। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल इस पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा, जो कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे 18 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो हमें लगा कि महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपकी राय इससे अलग हो। और अब अगले चरण में, अगले का वीडियो में हम 19 अगस्त के महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर आपके सामने आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एज अर्ली एज पॉसिबल, और आप ये वीडियो दूसरों को भी सेंड करें ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लोकप्रिय हो पाए, ये चैनल थोड़ा सा लोकप्रिय हो पाए और हमको प्रेरणा मिले अपने काम को और अच्छे से आगे बढ़ाने का, हमें और ज़्यादा अनुसंधान करने का बल मिले। हमें लगता है कि आप ऐसा करेंगे। नमस्कार।